हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के समय में इस चैनल का निर्माण मेरे द्वारा एक छोटी सी पहल है ताकि आपकी शिक्षा सुचारू रूप से जारी रखी जा सके। इस चैनल के माध्यम से अर्थशास्त्र जैसे कठिन विषय को आपको सरल अर्थों में समझाया जाएगा। फिर भी अगर इस पहल में कोई कमी रहती है तो आपके सुझाव अपेक्षित हैं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस पहल का आपकी शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा। इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं। इसमें आपको बोर्ड परीक्षाओं के जो 4 वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनके हिसाब से टॉपिक्स को समझाया जाएगा और उन टॉपिक्स को क्वेश्चन फॉर्म में करवाया जाएगा ताकि आप ये समझ सकें कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें किस प्रकार लिखना होता है। और ये जो भी आपको मैटर करवाया जाएगा वो टू द पॉइंट होगा ताकि आप उसको एज इट इज़ याद करके उसको अपने पेपर में लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। स्टूडेंट्स, तो हमारी मांग की लोच की जो तीसरी विधि है, बिंदु लोच विधि या ग्राफिक विधि या ज्यामितीय विधि, तो ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना होती है, लेकिन ये है कि हमें अपना जो सिलेबस है वो पूरा करना है, इसलिए हम इसको करेंगे। और ये पता भी नहीं होता कि कब ये आ भी सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि ये आएगी ही नहीं। तो इस विधि का अर्थ क्या है कि इस विधि का प्रयोग किसी रेखा या मांग वक्र के किसी विशेष बिंदु की लोच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब अलग अलग विधियों का प्रयोग अलग अलग तरीके से और अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो इसका क्या है, मान लो आपको एक मांग वक्र दिया है, उसके किसी बिंदु की आपको लोच ज्ञात करनी है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मान लो किसी भी ये मांग वक्र अगर आपको दिया हुआ है, अगर कोई कहे कि यहाँ इस बिंदु की जो मांग की लोच है वो कितनी है, तब हम इस स्थिति में इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो मांग की कीमत लोच, इसका जो सूत्र है कि बिंदु से निचला भाग बटे में बिंदु से ऊपर का भाग। तो मान लो ये हमने लिया था P बिंदु, तो इससे नीचे का भाग ऊपर आ जाएगा और इससे ऊपर का भाग इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उल्टा कर सकते हैं हम इसको समझने के लिए। अब इसको भी हम 2 प्रकार के मांग वक्रों में पढ़ते हैं। एक है जब मांग वक्र एक सीधी रेखा हो और दूसरा है जब मांग वक्र सीधी रेखा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक मांग वक्र बनाया। अब जो पहला मांग वक्र हमने बनाए थे उसमें वो किसी भी अक्ष को नहीं छूता था, लेकिन यहाँ पर जो मांग वक्र बनाया गया है यहाँ पर वो दोनों अक्षों को छू रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम सभी जो बिंदु हैं उस पर मांग की कीमत लोच को जानना चाहते हैं। तो वाई एक्सिस पे कीमत, एक्स एक्सिस पे मात्रा और क्वांटिटी। तो यहाँ पर 0, तो ये जब हमने एक मांग वक्र बनाया जो दोनों अक्षों को छू रहा है, तो यहाँ हमने इसके कुछ बिंदु दे दिए M, N और बीच में 3 बिंदु और। एक जो बिंदु हमें देना है वो देना है बिल्कुल बीच में, कि उतनी ऊपर और उतनी ही जो हमारी मांग वक्र है वो नीचे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगभग यहाँ पे P पे इसका मध्य बिंदु दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमने जो लिखी है कि इस बिंदु पर जो मांग की कीमत लोच है वो क्या है, अनंत। यहाँ पर 1 से ज़्यादा। मध्य बिंदु पर हमेशा क्या होगी, 1। मध्य बिंदु से नीचे इकाई से कम, 1 से कम। और यहाँ पर क्या होगी, एक्स एक्सिस पे मांग की कीमत लोच 0। तो इसको हम यहाँ से हमने इसको निकाला है कि जैसे पहला हमने लिया मांग की इकाई लोच। तो इकाई लोच कैसे निकली, यहाँ पर मध्य बिंदु पर जैसे मैंने आपको बताया था ये मध्य बिंदु है, तो ये Pn यानी कि इससे नीचे का भाग Pn बटे में Pm इससे ऊपर का भाग, तो ये दोनों ही बराबर हैं। तो ये मैथ की सीधी सी कैलकुलेशन है कि जब ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर होते हैं तो उत्तर क्या आता है। मान लो यहाँ पर हमने 2/2 कर दिया तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा ना भाई। ये दोनों हम 2 मान लेते हैं तो क्या आ गया, 1। अगला इकाई से अधिक, इकाई से अधिक। तो इकाई से अधिक यानी कि ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर मान लो हम ये खड़े हैं, तो इससे निचला भाग कितना है, An, और इससे ऊपर का भाग कितना है, Am। तो निचला भाग बड़ा है
छोटा है, AM छोटा है और AN बड़ा है। तो जब डिनोमिनेटर यानी कि निचला छोटा होता है, ऊपर का भाग किसी भी भाग में बड़ा होता है, तो क्या आएगा उत्तर हमेशा इकाई से अधिक। यानी हम यहाँ पे मान लें ऊपर का हिस्सा 4 है, नीचे का हिस्सा 2 है, तो क्या आया 2 इकाई से अधिक, यानी कि 1 से ज़्यादा है ना। अब तीसरा इकाई से कम, नीचे की तरफ आते हैं। ये बिंदु है, इस पर हम जानना चाहते हैं कि मांग की इकाई लोच, तो मांग की जो कीमत लोच है वो कितनी है। तो इससे नीचे का, इस बिंदु से नीचे का भाग कितना है BN, इससे ऊपर का भाग क्या है BM। तो अब ये देखो, जो नोमिनेटर है वो कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो हमेशा उत्तर क्या आएगा इकाई से कम। मान लेते हैं हम यहाँ पे नोमिनेटर 4 है और नोमिनेटर 2 है और डिनोमिनेटर 4 है, तो उत्तर क्या आएगा 1/2 यानी 0.5। तो 1 से कम आया ना उत्तर, क्योंकि निचला जब भी बड़ा होगा तो वो 1 पे, पूरे 1 पे नहीं जाएगा, तो इसलिए 1 से कम उसका उत्तर आएगा। अब हमारा जो चौथी लोच है वो है शून्य। तो शून्य यानी कि x अक्ष पे, तो ED = 0, E कैपिटल D स्मॉल, ठीक है ना। ये सभी में यही ध्यान रखना, E कैपिटल D स्मॉल, और इसको पढ़ते कैसे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस बिंदु पर, N बिंदु पर, अब N बिंदु से जो नीचे का भाग है क्या है, कुछ नहीं, इसके नीचे का भाग कुछ नहीं है, इसके सामने बल्कि क्या है 0। तो ये क्या है, नीचे का भाग 0, इससे नीचे कुछ भी नहीं है, और ऊपर का भाग क्या है NM, तो ये सारा ही है। जब अब ये मैथमेटिकल बात है कि जब ऊपर 0 होती है तो उसका उत्तर हमेशा क्या आता है 0। अब हमारा पांचवा बिंदु बचा M y एक्सिस पे। तो M का जो बिंदु है यहाँ पर, अब इससे नीचे का भाग सारा ही हो गया NM या MN, और ऊपर का भाग, इससे ऊपर कुछ है नहीं, तो ये क्या हो गया 0। तो जब 0 नीचे होता है तो उसका उत्तर हमेशा अनंत आता है, यानी कि हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, वो कुछ भी हो सकता है। अब हमने ये तो कर लिया कि जब मांग वक्र एक सीधी रेखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि मांग वक्र एक सीधी रेखा न हो। अब यहाँ पर हमने ऐसा ही मांग वक्र लिया है जो सीधी रेखा नहीं है, जैसे कि ये, अब ये है। अब इस पर कैसे मापें, तो इस पर भी किसी भी बिंदु पर हम जब मांग की लोच मापेंगे तो क्या करेंगे, किसी बिंदु पर मान लेते हैं ये बिंदु दे दिया, किसी ने बोला कि इस बिंदु की जो मांग की कीमत लोच है वो ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, हम इससे इस बिंदु से स्पर्श करती हुई एक सीधी रेखा लगाएंगे जो दोनों अक्षों को छू रही हो। अब वही इस बिंदु पे मान लो ये B बिंदु है, इससे नीचे का भाग बटे में ऊपर का भाग, यहाँ पर NM, तो क्या करेंगे नीचे का भाग BN बटे में BM। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो हमारी मांग की इस बिंदु की लोच है वो पता चल जाएगी। ऐसे ही कोई दूसरा बिंदु यहाँ पर भी देखा जा सकता है, यहाँ पर भी देखा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे 2 बिंदुओं को दिखाया है, एक इस बिंदु पे यहाँ पे एक लाइन लगा दी है, कि इस बिंदु पे एक सीधी लाइन यहाँ पे लगा दी, तो वही नीचे का भाग बटे में ऊपर का भाग, बिंदु से नीचे का भाग बटे में ऊपर का भाग। तो इस प्रकार से ये आपकी मांग की लोच की तीनों विधियां कंप्लीट हो जाती हैं। इस चैप्टर का जो अगला हमारा टॉपिक है वो है मांग की कीमत लोच की परिभाषा दें, इसे प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की व्याख्या करें। तो मांग की कीमत लोच की परिभाषा हम पहले भी कई क्वेश्चनों में कर चुके हैं। जो भी इसमें बड़ा प्रश्न पूछा जाता है उसमें शुरुआत यहीं से होती है कि मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं। तो मांग की कीमत लोच की डेफिनेशन क्या है, ये कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। यानी कि पहले परिवर्तन किस में आता है, कीमत में, और उसके कारण किस में परिवर्तन आता है, मांग में, और वो प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ठीक है ना, उन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या है, मांग की कीमत लोच। तो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। तो पहला है जो हमारा हेडिंग या पॉइंट कि वस्तु की प्रकृति। तो वस्तु किस प्रकार की है, उसकी नेचर कैसी है, उसके आधार पर हमने वस्तुओं को 4 उसमें समूहों में बांटा है।
तो हमारा जो पहला समूह है वो है अनिवार्य वस्तुएं। तो अनिवार्य वस्तुएं जैसे नमक, सब्जियां, तेल, पाठ्य पुस्तकें आदि की मांग कम लोचदार होती है। मान लो कि ये नमक की कीमत कम हो जाए, ठीक है, तो क्या हम नमक खाना ज़्यादा शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे ना। जितना एक आदमी नमक खाता है उतना ही नमक खाएगा, चाहे उसकी कीमत कम हो या ज़्यादा हो। तो एक उत्पादक के लिए ये कोई फ़ायदेमंद वाला सौदा नहीं होगा कि वो नमक की कीमत कम करे, क्योंकि उसकी मांग तो बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार अनिवार्य वस्तुओं में जो उत्पादक है उसको कीमत कम करके बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। ऐसे ही मान लो जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें आप पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट की आपने एक किताब ले ली, अगर कल को जो प्रोड्यूसर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उस पुस्तक की कीमत को कम कर दे, जो पब्लिशिंग हाउस है वो उस पुस्तक की कीमत को कम कर दे, तो क्या आप एक पुस्तक और ले आएंगे? नहीं, क्योंकि जितनी हमें उसकी ज़रूरत है हम उसका उतना ही प्रयोग करेंगे, कीमत कम हो चाहे ज़्यादा। तो इसकी जो लोच होती है वो क्या होती है? कम लोचदार। दूसरा, विलासिता की वस्तुएं। अब विलासिता की वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो ऐशो आराम के लिए प्रयोग की जाती हैं, जो अमीर लोग जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विलासिता की वस्तुएं। तो विलासिता की वस्तुएं जैसे एसी, कीमती फर्नीचर आदि की मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि इनमें कीमत ज़्यादा होती है इनकी। तो अगर कीमत कम होगी तो जो लोग हैं इसको ज़्यादा खरीदेंगे। मान लो एसी की कीमत कम होती है, तो जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे, कुछ बॉर्डर लाइन केस होते हैं, तो वो भी अब इसकी मांग कर पाएंगे, तो इसलिए इसकी मांग बढ़ेगी। ऐसे ही कीमती फर्नीचर की, जो पहले उसकी मांग नहीं कर पा रहे होंगे तो वो भी उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, और जो पहले ही उस स्थिति में है वो उसकी और ज़्यादा मांग करेंगे, ठीक है ना। तो सस्ते एसी को क्या पता जो अमीर लोग हैं वो लॉबी में भी लगवा दें, किचन में भी लगवा दें, कहीं भी लगवा दें, तो उसकी मांग बढ़ने की संभावना है, तो अधिक लोचदार होती है। तीसरा, आरामदायक वस्तुएं। अब आरामदायक वस्तुएं क्या हैं? जो भोग विलास के लिए नहीं है, लेकिन जीवन में थोड़ा आराम लेने के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कूलर, पंखे आदि की जो मांग होती है वो औसत दर्जे की है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। उसके बाद जो लास्ट वस्तु है, समूह है, वो है संयुक्त मांग वाली वस्तुएं या पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो वस्तुएं मिलकर किसी मांग को पूरा करती हैं, किसी आवश्यकता को पूरा करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं। जैसे कार तथा पेट्रोल, पेन तथा स्याही, ये मिलकर किसी आवश्यकता को पूरा करेंगे। अगर कार अकेली होगी और पेट्रोल उसमें नहीं होगा तो वो कार हमारे किसी काम की नहीं है। ऐसे ही पेट्रोल हमारे पास है लेकिन हमारे पास कोई साधन नहीं है जिसमें हम वो डाल सकें, तो उसका भी कोई हमारे पास फायदा नहीं है। कैमरा तथा फिल्म आदि की मांग साधारणतः बेलोचदार होती है। तो अगर मान लो पेट्रोल की कीमत कम हो जाए, ठीक है, तो पेट्रोल की कीमत कम हो जाए तो उसकी जो मांग है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कार जो है साथ में मिलकर वो पूरा कर रहे हैं। कार की भी तो कीमत कम होनी चाहिए। सिर्फ एक वस्तु की कीमत मान लो कम हो गई तो बहुत ज़्यादा असर मांग पर नहीं पड़ेगा। तो इनकी क्या होती है? साधारणतः बेलोचदार होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धि। अब स्थानापन्न वस्तु क्या कौन सी होती हैं? जिनका प्रयोग किसी दूसरी वस्तु के स्थान पर किया जा सकता है। जैसे चाय की स्थानापन्न क्या है? कॉफ़ी। भैया अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो हमारे पास ऑप्शन है ना, हम कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं। संतरे के रस का स्थानापन्न क्या है? मौसमी का रस, या उल्टा भी कह सकते हैं। मौसमी का जो रस होता है बल्कि महंगा होता है, तो हम जब वो महंगा होता है तो हम उसके बदले में जब संतरों का सीजन होता है तो संतरों का जूस पी सकते हैं। तो अगर उचित कीमत पर स्थानापन्न उपलब्ध है तो उसकी मांग अधिक लोचदार होगी। अगर स्थानापन्न उपलब्ध नहीं है तो हमें वही लेना पड़ेगा, तो इसलिए उसकी मांग कम लोचदार होगी। भाई अगर हमारे पास सिर्फ चाय हो, कॉफ़ी ना हो, हम एक टाइम के लिए मान लेते हैं भाई कॉफ़ी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा? कॉफ़ी नहीं है तो उससे क्या होगा? हमें चाय पर ही मजबूरन
आश्रित रहना पड़ेगा, चाहे कीमत बढ़े या कम हो, हम चाय का ही सेवन करने के लिए मजबूर रहेंगे। तीसरा पॉइंट, विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं। तो जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। जैसे बिजली के, दूध के बहुत से उपयोग हैं। अब दूध का प्रयोग पीने के लिए भी किया जाता है, दूध का प्रयोग घी बनाने के लिए भी किया जा सकता है, दूध का प्रयोग लस्सी बनाने के लिए भी किया जा सकता है, दूध का प्रयोग मिठाइयाँ बनाने के लिए भी किया जा सकता है। तो जब दूध महंगा होगा तो हम उसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे? अति आवश्यक कार्य में। कहाँ पर? चाय बनाने के लिए या दूध पीने के लिए। तो हम उससे पनीर और जो मिठाइयाँ हैं वो बनाने के लिए कम प्रयोग करेंगे क्योंकि दूध महंगा है। तो लेकिन तो क्या हो जाएगा? अगर महंगा है तो उसकी मांग कम हो जाएगी, ठीक है। और जब वो सस्ता होगा तो हम उसका प्रयोग आराम से घर पे दूध पीने के लिए तो करेंगे ही करेंगे, साथ में पनीर भी फाड़ लेंगे, क्या पता उससे हम मिठाइयाँ भी बना लें अपने घर पे, तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। ऐसे ही बिजली के साथ, जब बिजली सस्ती होती है, ठीक है, या फ्री की होती है, तो क्या करते हैं? हम अपने सारे कूलर पंखे चलाकर छोड़ देते हैं। लेकिन जब महंगी होती है तो हम जिस कमरे में बैठेंगे उसी का कमरे का पंखा और लाइट जली होगी, बाकी सारे घर के क्या होंगे? बंद होंगे। तो हम अति आवश्यक कार्यों में ही उसका प्रयोग करेंगे। तो इसलिए इनकी जो मांग होती है वो अधिक लोचदार होती है कि कीमत बढ़ने पर जो मांग है वो ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है, और कीमत घटने पर ज़्यादा मांग बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट, उपभोग का स्थगन। स्थगन का मतलब है कि क्या हम कुछ समय तक के लिए उसको रोक सकते हैं, ठीक है ना, कुछ समय तक के लिए उसके बगैर काम चला सकते हैं। अगर तो हम किसी वस्तु के बगैर काम चला सकते हैं, ठीक है, यानी कि आगे जाकर हम उसका प्रयोग कर लेंगे, अगर आज उसकी कीमत ज़्यादा है तब तो उसकी जो मांग होगी वो ज़्यादा लोचदार होगी। अगर हम उसके बगैर काम नहीं चला सकते तो उसकी जो मांग है वो कम लोचदार होगी। तो जिन वस्तुओं के उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया, भाई मकान बनाना है मान लो हमें, और मकान बनाने के लिए हम भविष्य में, आज मान लो जो मकान बनाने से संबंधित सारा मटेरियल है वो महंगा है, तो अगर हमारा काम चल सकता है, ठीक है ना, अगर हमारा काम चल सकता है तो हम क्या करेंगे? जब वो मटेरियल सस्ता होगा तब अपना मकान बना लेंगे। अभी जिस मकान में हम रह रहे हैं उसी में काम चला लेंगे, तो उसकी क्या होगी? अधिक लोचदार होगी। और अगर हम भविष्य में उसको स्थगित नहीं कर सकते तो कम लोचदार होगी। जैसे जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, मान लो हमें कोई दवाई दे दे, भाई ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ठीक होने के लिए। अब हम ये तो कहेंगे नहीं जी भाई जब ये सस्ती होगी 2-3 महीने बाद में तो तब लूँगा, हम उसको स्थगित नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो मांग होगी वो क्या होगी? कम लोचदार, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट, उपभोक्ता की आय। जिन लोगों की आय बहुत अधिक या कम होती है उनके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मांग साधारणतः बेलोचदार होती है। इसके विपरीत मध्यम वर्ग के लोगों की मांग अधिक लोचदार होती है। अब ये देखो, जिनकी बहुत ज़्यादा है उनको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, कीमत कितनी भी हो। अब जैसे मान लो मुकेश अंबानी है, कीमत कितनी भी कम हो ज़्यादा हो, उसको तो जो चीज़ खरीदनी है, ठीक है ना। तो अमीर लोगों की भी मांग के ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता कीमतों का। और जिनकी आय कम होती है, गरीब लोग, ठीक है, उनके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके ऊपर क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि वो जिन वस्तुओं का बेचारे प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं? अति आवश्यक, जीवन जीने के लिए जरूरी हैं। वो कोई आरामदायक विलासिता की वस्तुओं का तो प्रयोग नहीं कर रहे। वो बेचारे अपना खाने से संबंधित और मान ले कुछ कपड़े वगैरह पहनने तक की अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं। अब उसमें से क्या कटौती करें वो? अगर कीमत बढ़ती है तब भी उन्हें खाना तो खाना ही है, और कम होती है तब भी उन्हें खाना खाना है। तो उनके पास बहुत ज़्यादा आय नहीं है कि वो अपनी मांग को बढ़ा सकें या कम कर सकें। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी आय बीच की होती है, तो उनकी संभावना होती है कि वो कीमत बढ़ने पर वस्तु की जो मांग है वो कम करते हैं और कीमत कम होने पर वस्तुओं की मांग को बढ़ा देते हैं। 6वां पॉइंट, उपभोक्ता की आदत। तो लोगों को जिन वस्तुओं की आदत पड़ जाती है, जैसे पान, सिगरेट, चाय, उनकी मांग क्या होती है? बेलोचदार, ठीक है ना। जैसे आप एक
सिगरेट पीने वाले से, बीड़ी पीने वाले से या शराब पीने वाले से अगर आप पूछें भाई कीमत का कोई असर पड़ता है, तो वो क्या कहेगा, भाई कीमत नहीं, मुझे तो बस पीनी है। ठीक है, जो हरियाणा में जब बंसीलाल जी के समय शराबबंदी की गई तो लोग दूसरे राज्यों में जाकर शराब पीते थे, तो यानी कि वो छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो कीमत का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सरकार है हर साल बजट में शराब, सिगरेट, बीड़ी के ऊपर टैक्स को बढ़ाती है ताकि उसकी मांग को कम कर सके, लेकिन टैक्स बढ़ाने से, उसकी कीमत बढ़ने से लोगों की मांग पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके आदी हो चुके हैं। तो कीमत के बढ़ने पर भी वो उस आदत को नहीं छोड़ पाते। ठीक है, इसलिए उसकी जो लोच है वो कम होती है या बेलोचदार होती है। तो अगला पॉइंट हमारा है कीमत स्तर, कि वस्तु के कीमत के ऊंचे स्तर पर मांग की लोच अधिक होगी और कीमत के निम्न स्तर पर मांग की लोच कम होगी। अब जब कीमतें ज़्यादा होती हैं तो हमारी जो वास्तविक आय है वो कम हो जाती है। वास्तविक आय क्या होती है? वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मापी जाती है कि हमारी जो मौद्रिक आय है, जो पैसे के रूप में मापी जाती है, वो कितनी वस्तुएं और सेवाएं वास्तव में खरीद सकता है। तो जब कीमतें ज़्यादा होती हैं तो हमारी वास्तविक आय कम होती है, इसलिए हम अपनी मांग को कम कर देंगे, क्योंकि हमारी जो वास्तविक आय कम हो चुकी है तो अब हम पहले से कम वस्तुओं का सेवन कर पा रहे हैं। लेकिन जब वस्तुओं की कीमत का स्तर नीचे होता है, यानी कि महंगाई कम होती है, तो उस समय हमारे पास वास्तविक आय ज़्यादा होती है, यानी कि हम ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। तो उस समय हमें ज़्यादा मांग कम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, वास्तविक आय जैसे उदाहरण से अगर मैं आपको समझाऊं, आपकी मौद्रिक आय मान लो 100 रुपये, आपको 100 रुपये मिलते हैं, किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है, तो आप उस वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीद सकते हैं? 10। अब महंगाई बढ़कर उस वस्तु की कीमत बढ़कर 20 हो जाती है, तो अब आप उस वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीद पाएंगे? सिर्फ 5। तो यानी कि आपकी मौद्रिक आय 100 रुपये है, पहले आपकी जो वास्तविक आय थी वो 10 थी, अब आपकी वास्तविक आय 5 है, यानी कीमत बढ़ने से आपकी वास्तविक आय कम हो चुकी है। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है समय अवधि। अल्पकाल में किसी वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, क्योंकि अल्पकाल में हम अपनी आदतों को नहीं बदल सकते, इसलिए जो हम पहले से वस्तु का उपभोग कर रहे हैं हम उसी का उपभोग करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन दीर्घकाल में हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, इसलिए हमारी जो मांग की लोच होगी वो दीर्घकाल में अधिक लोचदार होगी। तो इस प्रकार ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको पीडीएफ से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।